इकाई 13 यूपी के किसान आंदोलन में कांग्रेस और किसान सभा की भूमिका। इकाई की रूपरेखा 13.1 प्रस्तावना, 13.2 किसान असंतोष के कारण, 13.3 किसान सभाओं का संगठन और इनके कार्य, 13.4 प्रतापगढ़ में किसान संघर्ष, 13.5 रायबरेली में किसान विद्रोह, 13.6 एका आंदोलन, 13.7 किसान आंदोलनों का स्वरूप, 13.8 कांग्रेस और किसान संघर्ष, 13.9 1922 से 29 के मध्य किसान संघर्ष, 13.10 लगान बंदी आंदोलन की परिस्थितियां, 13.11 1920 से 22 और 1930 से 32 के किसान आंदोलनों की तुलना, 13.12 अभ्यासार्थ प्रश्न। पृष्ठ 185। 13.1 प्रस्तावना। वर्तमान उत्तर प्रदेश और इसके पूर्व संयुक्त प्रांत अथवा यूपी के अवध क्षेत्र के प्रायः 12 जिलों में 1920 से 22 और 1930 से 32 में हुए किसान आंदोलन देशव्यापी किसान संघर्षों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। मूलतः ये आंदोलन जमींदारों के प्रभुत्व, उनके दबाव और अत्याचारों के विरुद्ध थे। इस कारण किसानों के असंतोष की व्याख्या करके ही इन आंदोलनों को स्पष्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी उल्लेख करना होगा कि ये मात्र संयोग नहीं था कि यूपी के ये दोनों आंदोलन उसी समय हुए जब इस प्रांत में और देश में असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। किस प्रकार राष्ट्रवादी संघर्ष ने किसानों को संघर्ष हेतु प्रेरित किया अथवा किस सीमा तक वे राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित हुए, इसकी विवेचना प्रस्तुत की जा रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष पर भी ध्यान केंद्रित करना है। ये विचार करना होगा कि किसानों ने स्वतः प्रेरित होकर स्वतंत्र रूप से स्थानीय संघर्ष कब किया और किस समय उन्हें बाहर से प्रेरणा मिली। आंदोलनों के स्थानीय आधार और बाहर अथवा ऊपर के नेतृत्व पर लगातार ध्यान रखना होगा। किसान आंदोलनों के विषय में प्रायः यही कहा जाता है कि वे स्वतः प्रेरित नहीं होते। किसानों को संगठित करने और उन्हें संघर्ष हेतु आगे आने की प्रेरणा अन्य सामाजिक वर्ग, विशेष करके मध्यम वर्ग देते हैं। यूपी में हुए आंदोलनों के नेतृत्व और इनके स्वरूप की चर्चा करते समय इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। 13.2 किसान असंतोष के कारण। ये उचित ही होगा कि प्रथम महायुद्ध के बाद यूपी के अवध क्षेत्र में उपजे असंतोष के कारणों की समीक्षा की जाए। आरंभिक और सबसे प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीतियां। अंग्रेजों ने केवल अधिक से अधिक लगान वसूल करने की ओर ध्यान दिया। शासकों ने किसानों के हितों की लगातार उपेक्षा की, कृषि के विकास की अनदेखी की तथा जमींदारों की सहायता से गांवों की समस्याओं का निदान तलाशने के प्रयास किए। किसान असंतोष का दूसरा प्रमुख कारण था उनमें व्याप्त असुरक्षा की भावना। कृषि भूमि पर किसान खेती तो करते थे, लेकिन उस भूमि का स्वामी कोई और था। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अवध क्षेत्र में केवल 2% किसानों को भूमि पर स्वामित्व प्राप्त था। बहुसंख्यक किसानों को कभी भी किसी न किसी आधार पर उनकी कृषि भूमि से बेदखल किया जा सकता था। बेदखली की काली छाया से किसानों और भूस्वामियों के संबंध कटु बने रहे। बड़े जमींदारों और तालुकेदारों और किसानों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का तीसरा प्रमुख कारण ये था कि 1858 के विद्रोह के उपरांत अंग्रेजों ने जमींदारों को अधिकाधिक अधिकार प्रदान करके उन्हें प्रशासन का आधार स्तंभ बनाया और किसानों पर अंकुश रखने की उन्हें खुली छूट दे दी। अवध के इलाकों के तालुकेदारों के प्रभुत्व के सामने किसानों की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। इसी से कहीं कहीं किसानों ने उत्तेजित होकर हिंसात्मक तरीके से अपना असंतोष प्रकट किया। बढ़ती हुई लगान का बोझ किसानों के असंतोष का एक और कारण साबित हुआ। अवध के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हर जिले की लगान एक निश्चित अवधि के बाद फिर से निर्धारित की जाती थी। अधिकतर क्षेत्रों में 30 वर्षीय बंदोबस्त लागू था। इस अवधि के पश्चात जैसे ही नया बंदोबस्त लागू होता था, किसानों द्वारा दी जाने वाली लगान बढ़ा दी जाती थी और ये सिलसिला लगातार चलता रहता था। पृष्ठ 186। लगान से बचने का कोई भी उपाय नहीं था और किसी भी स्थिति में किसान को लगान चुकाना ही पड़ता था, चाहे अपने निजी साधनों द्वारा अथवा कर्ज के द्वारा। इस विकट स्थिति में वो जमींदार और साहूकार दोनों के जाल में फंसा रहता था और उसे इस फंसाव से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं सूझता था।
किसानों के असंतोष का एक अन्य कारण था नजराना देने की मांग। नजराना एक प्रकार का अतिरिक्त लगान था जो जमींदार किसानों से वसूल करता था। इसका कोई हिसाब किताब नहीं था और न इसकी कोई निर्धारित दर थी। यदि कोई किसान नजराना देने में देरी करता था अथवा आनाकानी करता था तो उसे बेदखल करके उसकी कृषि भूमि पर खेती करने का अधिकार किसी और किसान को सौंप दिया जाता था। जमींदार मनमाने तरीके से नजराना और बेदखली के हथकंडों का उपयोग करते थे। बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणाम स्वरूप भूमि की मांग करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती रही, लेकिन कृषि योग्य भूमि उसी प्रकार बनी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि जमींदार का लालच बढ़ा और उसके हस्तक्षेप करने के अवसर भी। 13.3 किसान सभाओं का संगठन और इनके कार्य। बदलते राजनीतिक वातावरण में किसानों के उत्पीड़न की ओर राष्ट्रवादियों का ध्यान गया और 1918 से इस प्रांत के किसानों को संगठित करने और उनकी समस्याओं पर सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय लिया गया। किसान सभाओं को गठित करने का सबसे पहला प्रयास मदन मोहन मालवीय ने 1918 से किया। यूपी किसान सभा ने सक्रिय तरीके से गांवों में संगठन कार्य किए। शीघ्र ही किसान सभा और कांग्रेस एक ही दिशा की ओर तब बढ़ते हुए दिखाई दिए जब इस किसान संगठन के प्रयासों के कारण बड़ी संख्या में यूपी के किसानों ने 1918 और 1919 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में भाग लिया। जाहिर है कि अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु किसान राष्ट्रीय नेताओं की ओर उन्मुख हुए। सितंबर 1920 के विशेष कांग्रेस अधिवेशन द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने के साथ साथ एक व्यापक जन आंदोलन की सफलता के लिए किसानों की भागीदारी की ओर यूपी कांग्रेस नेताओं का ध्यान गया। इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि यूपी किसान सभा के अलावा एक और किसान सभा का गठन किया गया। प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा नामक नए किसान संगठन का पहला अधिवेशन अक्टूबर 1920 में आयोजित किया गया। इस किसान सभा को गठित करने वाले प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे और पावा रामचंद्र। कुछ समय में ही इसकी देखरेख में अलग अलग जगहों में 300 से अधिक किसान सभाओं को संगठित कर लिया गया। अवध किसान सभा के उद्देश्य थे किसानों को प्रेरित करना कि वे ऐसी भूमि पर खेती न करें जिससे किसी को बेदखल किया गया हो। इस प्रकार बेदखली के खिलाफ आवाज उठाई गई, किसानों को बेगारी न करने की सलाह दी गई और उनसे ये भी कहा गया कि वे आपसी मतभेद पंचायत द्वारा दूर करें। अपनी शक्ति प्रदर्शित करने और एकता की भावना जगाने के उद्देश्य से अवध किसान सभा ने दिसंबर 1920 में फैजाबाद में किसानों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। बाबा रामचंद्र का नेतृत्व इसमें प्रभावी रूप में उभरा। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के गतिशील होने के साथ साथ किसान सभाओं को संगठित और सक्रिय किया गया। ऊपर से राष्ट्रीय नेताओं ने किसान सभाओं को उत्साहित किया और उन्हें सहयोग का विश्वास दिलाया। लेकिन इसके साथ साथ स्थानीय स्तर के नेता भी अलग अलग ग्रामीण अंचलों में उभरे। स्थानीय और प्रांतीय राष्ट्रवादी नेताओं के सहयोग के कारण किसान सभाएं सक्रिय तरीके से कार्य कर सकीं। किसान सभाओं और कांग्रेस ने मिलकर किसान आंदोलन चलाया जो कभी शांतिप्रिय रहा तो कभी उग्र और हिंसात्मक हो गया। पृष्ठ 187। 13.4 प्रतापगढ़ में किसान संघर्ष। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के पहले ही इलाहाबाद की सीमा से जुड़े जिले प्रतापगढ़ के किसानों को संगठित करने के प्रयासों का विस्तृत विवरण जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में दिया है। नेहरू के विवरण से स्पष्ट है कि प्रतापगढ़ के किसानों को जागृत करने में बाबा रामचंद्र की उल्लेखनीय भूमिका रही। वे एक प्रमुख स्थानीय नेता के रूप में उभरे। 1920 में यहाँ के किसानों ने अनेक जनसभाएं की। यहाँ का आंदोलन प्रायः शांतिपूर्ण रहा और सभाओं तथा प्रदर्शनों के द्वारा किसानों ने अपनी समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए। आवश्यकता पड़ने पर वे किसान जुलूस बनाकर इलाहाबाद तक गए और उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति का विवरण कांग्रेस नेताओं को दिया। 13.5 रायबरेली में किसान विद्रोह। अवध क्षेत्र के रायबरेली जिले के अनेक स्थानों में जनवरी 1921 के प्रारंभिक सप्ताहों में किसानों के विद्रोह ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया। इसके पूर्व अलग अलग स्थानों पर किसान संगठित हो रहे थे, सभाएं कर रहे थे और प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे। लेकिन रायबरेली का किसान संघर्ष अचानक क्यों हिंसात्मक हो उठा और किसान क्यों उत्तेजित हो गए, इसका विवरण देना होगा। ये किसान संघर्ष एक स्थानीय संघर्ष के रूप में अचानक ही प्रारंभ हुआ।
इस कारण मूलतः इसके स्थानीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ये विचारना होगा कि ये स्थानीय किसान संघर्ष बाद में व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे जुड़ गया। रायबरेली की घटनाओं की विवेचना करके किसान असंतोष के स्वरूप को स्पष्ट किया जा सकता है। पहली घटना इस जिले के चंदनिया गांव में 5 जनवरी 1921 को हुई। स्थानीय तालुकदार ने विवाहित पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला को अपने यहाँ रखा हुआ था। 200-300 किसानों ने तालुकदार के मकान के सामने प्रदर्शन करके उससे आग्रह किया कि वो अपनी विवाहिता पत्नी को मान सम्मान के साथ रखे और दूसरी महिला को निष्कासित कर दे। इस तालुकदार के व्यक्तिगत जीवन को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों के विरोध को देखकर ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय तक किसान जागरूक हो चुके थे और स्थानीय तालुकदार के मनमानी करने के खिलाफ संघर्ष करने पर तुले हुए थे। सभी तथ्यों से जानकारी मिलती है कि शांतिपूर्ण और नियंत्रित तरीके से विरोध किया गया। इसी बीच स्थानीय अधिकारी पर्याप्त पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंचे। इन्हें देखकर भीड़ तो हट गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने कुछ स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये एक अनावश्यक कदम था और इससे जन आक्रोश और भी बढ़ा। दूसरे दिन इसी नगर के पास फुर्सतगंज बाजार में दंगा हो गया। 6 जनवरी को लगभग 10,000 किसान इस बाजार में एकत्रित हो गए। जाहिर है कि ये किसान इसके पूर्व के दिन के पुलिस के हस्तक्षेप का विरोध करने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस ने धैर्य से काम लेने के बजाय ताकत का प्रदर्शन किया। पुलिस ने बाजार की दुकानें बंद करा दी और ये आरोप लगाया कि भीड़ लूटपाट करने पर आमादा थी। पुलिस और भीड़ की मुठभेड़ ने तुरंत ही हिंसात्मक रूप ले लिया और पुलिस ने गोली चलाकर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस की गोली से 4 किसानों की मृत्यु हो गई और अनेक आहत हुए। इस बीच दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। ये संवादहीनता की स्थिति को दर्शाता है और जनसंघर्ष को दबाने की पुलिस की अक्षमता का प्रमाण है। पृष्ठ 188। रायबरेली में तीसरे दिन 7 जनवरी 1921 को भी किसानों के संघर्ष का सिलसिला जारी रहा। आतंकित होने के बजाय किसानों का क्रोध बढ़ रहा था। इसके पहले की घटनाओं से जुड़े अनेक किसानों और इनके नेताओं को बंदी बनाए जाने का विरोध करने वे मुंशीगंज पुल के निकट जमा हुए। इनका इरादा प्रशासन पर जोर डालकर अपने नेताओं और साथियों की रिहाई की मांग करना था। वे जिले के मुख्यालय जाना चाह रहे थे। धीरे धीरे किसान प्रदर्शनकारियों की संख्या 10,000 के लगभग हो गई। इस बार भी इसके पहले ही दिन की कहानी दोहराई गई और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की और किसानों की उग्र भीड़ को नियंत्रित करने की दृष्टि से जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस को गोली चलाने की आज्ञा दे दी। लगभग 10-12 किसान मारे गए और 600 को बंदी बना लिया गया। स्थानीय प्रशासन ने शक्ति के बलबूते पर किसान आंदोलन पर काबू पाया। रायबरेली के निकटवर्ती क्षेत्रों के 3 दिनों की किसानों की उत्तेजना, किसान सभाओं की संगठन की शक्ति और जमींदारों के विरुद्ध उनके उग्र होते स्वर से ये जाहिर हो गया कि अवध के क्षेत्र के किसानों में गहरा असंतोष था और केवल पुलिस की गोलियों के सहारे ग्रामीण इलाकों में व्याप्त विरोध पर काबू नहीं पाया जा सकता था। रायबरेली के किसान उपद्रवों के अलावा इससे अनेक निकटवर्ती क्षेत्रों में किसानों के असंतोष और उनके विरोध के उदाहरण सामने आए। सहगांव पश्चिम नामक गांव में किसानों ने जमींदारों के खिलाफ उपद्रव किए। निकट के क्षेत्रों में किसानों के विरोध से उत्साहित होकर इस ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने स्थानीय जमींदार के खेतों को क्षति पहुंचाई और जब पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित करहैया बाजार के किसान उपद्रव से भी ये प्रकट हुआ कि जमींदारों के पक्ष में पुलिस के हस्तक्षेप से क्रोधित होकर यहाँ के किसानों ने संघर्ष किया। यहाँ का संघर्ष जितना जमींदार विरोधी था उतना पुलिस विरोधी भी। यहाँ संघर्ष मार्च 1921 में हुआ, जो ये प्रकट करता है कि जनवरी से आरंभ अवध क्षेत्र के किसान आंदोलन कई महीनों तक अलग अलग क्षेत्रों में चलते रहे। यहाँ भी पुलिस की गोली से कुछ किसान मारे गए और कई घायल हुए। निहत्थे किसानों को पुलिस के बलबूते पर काबू किया गया। फैजाबाद में भी मूलतः कृषक, मजदूरी करने वाले और भूमिहीन किसानों ने आंदोलन किया। इन किसानों ने जमींदारों, व्यापारियों, सोनारों और बड़े बड़े कृषकों के घरों में 2-3 दिनों तक लूटपाट की। बाजारों में भी लूट की गई। ये लूट पर्याप्त व्यापक पैमाने पर की गई। इससे ये प्रकट हुआ कि हताश होकर कुछ किसान सभाओं ने किसानों को इस सीमा तक उत्तेजित कर दिया
कि उन्होंने लूटपाट करने का रास्ता अपनाया। इस तरीके से न तो किसानों के और न किसान सभाओं के उद्देश्य पूरे हो सके। 13.6 एका आंदोलन। जनवरी-फरवरी 1922 को अवध के हरदोई और बहराइच जिलों के ग्रामीण अंचलों में एक और किसान आंदोलन सक्रिय हुआ, जो एका आंदोलन के नाम से जाना गया। एका आंदोलन का संगठन अन्य किसान सभाओं से अलग था, अतः ये स्वतंत्र रूप से चला। पृष्ठ 189। इन जिलों के किसानों का संगठन पर्याप्त प्रभावी था, क्योंकि आरंभ में ही अलग अलग क्षेत्रों के किसान एक स्थान पर एकत्र होकर गड्ढा खोदते थे और इसमें पानी भर देते थे। इस पानी को गंगा जल मानकर उपस्थित किसान पूजा करके शपथ लेते थे और ये वायदा करते थे कि वे एकजुट रहकर जमींदारों का विरोध करेंगे। उनकी मुख्य शिकायत ये थी कि इन जिलों के जमींदार निश्चित लगान से अधिक धनराशि किसानों से वसूल करते थे और अपने खातों में कम लगान अंकित करते थे। इससे वे किसानों से अतिरिक्त और बढ़ाए गए लगान की वसूली करते थे और सरकार की मांग से बचने के लिए खातों में कम लिखते थे और रसीदें प्रायः किसानों को देते ही नहीं थे। इसका किसानों ने एकजुट होकर विरोध करने का निश्चय किया। निर्धारित लगान के अलावा और धनराशि न देने का निर्णय किया, रसीदों की मांग की और बेगारी करने तथा इसी प्रकार के जमींदारों के अन्य कार्य न करने की शपथ ली। इन जिलों के जमींदारों को शीघ्र ही आने वाले संकट का आभास हो गया। सभी जमींदारों ने सभाएं की, वकीलों तथा राजनीतिक नेताओं का समर्थन जुटाया और सरकार से मदद की मांग की। संभावित वर्ग संघर्ष पर काबू पाने और शांति स्थापित रखने के उद्देश्य से पुलिस दल संगठित किए गए और एका आंदोलन कर रहे किसानों पर काबू पाने के कठोर कदम उठाए गए। यहां तक कि सैनिकों ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सरकार की शक्ति के आगे कुछ समय में ये एका आंदोलन समाप्त हो गया। 13.7 किसान आंदोलनों का स्वरूप। 1921-22 के यूपी के किसान आंदोलन में दो प्रकार की गतिविधियां देखी गईं, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले किसान दो अलग अलग श्रेणियों के थे। किसानों का एक वर्ग ऐसा था जो पर्याप्त संपन्न था और जो इतना अनाज उत्पादित कर लेता था जिससे वो सुविधापूर्वक रह सकता था। इतिहासकारों ने उन्हें मध्यम वर्गीय किसान कहा है। इन किसानों की प्रमुख मांग थी कृषि भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त करना। वे बेदखली के जमींदारों के अधिकार के विरोधी थे। प्रांतीय सरकार पर दबाव डालकर वे अपनी कृषि भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस से भी समर्थन मांगा। दूसरे वर्ग के किसान वे थे जो प्रायः कृषक मजदूरी पर निर्भर थे, जिन्हें जब चाहे बेदखल कर दिया जाता था और जिन्हें स्थायी तौर पर खेती योग्य किसी भी भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं थे। किसान आंदोलनों के समय यही गरीब बहुसंख्यक किसान कई बार उकसावे में आकर उग्र हो उठे। स्थान स्थान पर उन्होंने बाजारों को, बनियों को या जमींदारों को लूटा तथा उपद्रव किए। इन 2 वर्षों में किसानों के उपद्रव इन्हीं किसानों द्वारा किए गए और कुछ किसान सभाओं के स्थानीय नेताओं ने इन्हें उपद्रव करने को प्रेरित किया। लेकिन कुछ समय में ही किसान उपद्रवों को कठोरता से दबा दिया गया। पुलिस ने गोली चलाने में संकोच नहीं किया और यातनाओं के सम्मुख इन किसानों को झुकना पड़ा। इससे साबित हो गया कि सरकार के खिलाफ केवल छुटपुट उपद्रव करके किसानों के उत्पीड़न और उनकी मूल समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता था। इन वर्षों में जमींदार वर्ग पर प्रांतीय सरकार की विशेष कृपा थी और जमींदारों का समर्थन शासन के लिए उपयोगी था। अतः प्रांतीय सरकार ने जमींदारों का पक्ष लेते हुए किसानों और किसान सभाओं को दबाने की नीति अपनाई। किसान सभा के नेताओं को हर समय उपद्रवी तत्वों के प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया गया। चाहे ये तथ्य केवल कहीं कहीं ही सही था, तो भी प्रांतीय सरकार की दमनकारी नीति के आगे किसान सभाई नेताओं की एक न चली। पृष्ठ 190। 13.8 कांग्रेस और किसान संघर्ष। 1920 से 22 में हुए किसान आंदोलनों के स्वरूप से उन परिस्थितियों का सहज अनुमान हो जाता है जिनमें कांग्रेस ने किसान आंदोलनों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। किसान आंदोलनों के समय स्थानीय स्तर पर 2 प्रकार के नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में किसान संघर्ष चला। एक प्रकार के स्थानीय नेता वे थे जो पेशों से जुड़े थे, जैसे वकील, पत्रकार, अध्यापक आदि। ये मध्यम वर्ग के लोग थे जो गांधी जी की नीतियों का अनुसरण करते थे और किसानों तथा राष्ट्रीय नेताओं के बीच की धुरी थे। इन्होंने किसानों को अहिंसा का मार्ग अपनाने की सलाह दी।
दूसरी तरह के स्थानीय नेता अधिक प्रभावशाली साबित हुए। इनमें बाबा रामचंद्र का उल्लेख किया जा सकता है। इन्होंने किसानों के असंतोष को बढ़ावा दिया और जमींदारों की संपत्ति पर हमला करने तथा आवश्यकता पड़ने पर लूटपाट करने और हिंसात्मक मार्ग अपनाने की सलाह दी। परिणामतः इन ग्रामीण नेताओं ने एक प्रकार का वर्ग संघर्ष छेड़ दिया और रायबरेली तथा प्रतापगढ़ की अवध किसान सभाओं के माध्यम से जमींदारों के खिलाफ संघर्ष आरंभ कर दिए। कांग्रेस नेतृत्व को शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वे स्थानीय स्तर पर किसान संघर्ष को अहिंसात्मक रूप से संचालित करने की स्थिति में नहीं थे। कांग्रेस ने किसी भी स्थिति में हिंसात्मक आंदोलन करने का विरोध किया और बार बार स्थानीय नेताओं पर लगाम लगाकर उनको हिंसा का रास्ता न अपनाने की सलाह दी। जवाहरलाल नेहरू तथा गांधी जी ने अवध के कुछ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को संयम अपनाने का परामर्श दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के सम्मुख एक नीति संबंधी प्रश्न भी था। कांग्रेस किसान और जमींदार के बीच वर्ग संघर्ष की विरोधी थी। कांग्रेस ने इन दोनों वर्गों को एक दूसरे की समस्याओं को समझने और सौहार्दपूर्ण मार्ग अपनाने का परामर्श दिया। स्वाधीनता के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय आंदोलन में सभी वर्गों के सहयोग की आवश्यकता अनुभव करते हुए कांग्रेस ने किसान और जमींदार दोनों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने की नीति अपनाई। कांग्रेस की इस नीति का एक कारण ये भी था कि 1920 से 22 तक ग्रामीण इलाकों तक कांग्रेस की पकड़ कमजोर थी। उनका संगठन ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा था और अचानक उन्हें जब किसान आंदोलनों के प्रति नीति अपनानी पड़ी तो वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे उनका राष्ट्रीय संघर्ष का स्वरूप प्रभावित हो। असहयोग आंदोलन के समय किसानों के उपद्रवों का समर्थन करने का कांग्रेस जोखिम नहीं उठा सकती थी। 13.9 1922 से 29 के मध्य किसान संघर्ष। आरंभिक सक्रिय विरोधों और उपद्रवों के पश्चात जब किसान संघर्ष एक बार थमा तो फिर इसके बाद के 8 वर्षों तक ये प्रायः रुका ही रहा। इसका कारण ये नहीं था कि जमींदार किसान संबंधों में कोई सुधार हो गया था। इन दोनों वर्गों के बीच यदि कटुता उसी प्रकार से बनी रही तो फिर इससे एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि इस अवधि में राजनीतिक सक्रियता की कमी के कारण किसानों को संगठित प्रतिरोध हेतु प्रेरित करने के प्रयास नहीं किए गए। किसान सभाओं के संगठन की कमजोरी भी इससे प्रदर्शित हुई। इस अवधि में किसान सभाओं में भी किसी प्रकार की सक्रियता का अभाव रहा। पृष्ठ 191। ये भी दिखाई दिया कि 1992 के पश्चात जहां एक और किसान सभाएं प्रायः शक्तिहीन बनी रहीं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपने प्रभाव का विस्तार करके कदम उठाए। गांधी ने रचनात्मक कार्य करने के कार्यक्रम बनाए और कताई बुनाई, खादी, स्वच्छता, शिक्षा तथा अछूतों द्वार के कार्यक्रम को गांवों तक पहुंचाया। कांग्रेस सेवा दलों को गांवों में भेजा। इस प्रकार कांग्रेस का संदेश गांवों तक पहुंचाया और भविष्य में किसानों को संगठित करने में कांग्रेस को मदद मिली। 13.10 लगानबंदी आंदोलन की परिस्थितियां। 1929-30 से आरंभ हुई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और सविनय अवज्ञा आंदोलन से उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां तेजी से बदलीं। इनके फलस्वरूप लगानबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके वास्तविक स्वरूप की चर्चा की जा रही है। 1929 से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर चला। ये कुछ वर्षों तक काबू में नहीं किया जा सका। इसका प्रभाव भारत के किसानों के साथ साथ यूपी की कृषि से जुड़े सभी वर्गों पर पड़ा। अचानक ही अनाज की कीमतों में भारी गिरावट का क्रम चला जो 2-3 वर्षों तक लगातार चलता रहा। अचानक आई हुई अनाज की इस गिरावट का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ा। अनाज की पैदावार से होने वाली उनकी आमदनी घटती गई। इससे सबसे अधिक नुकसान उन मध्यम वर्ग के किसानों पर पड़ा जो अधिक लगान देते थे। एक और इन किसानों की आमदनी घटने से उन्हें लगान की अदायगी करना कठिन होता गया। वहीं जमींदारों और ताल्लुकदारों द्वारा लगान कम वसूल होने पर सरकार को मालगुजारी अदा करना कठिन हो गया। जमींदारों ने कठिनाई का सामना करने का सीधा उपाय खोज निकाला। उन्होंने किसी भी तरह और किसी भी कीमत पर पहले से भी अधिक लगान वसूलने पर जोर दिया। यदि समय पर किसान लगान नहीं दे सके तो उनके खिलाफ बेदखली का नोटिस न्यायालयों में दाखिल कर दिया गया। इस विकट स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही कर्ज में डूबे किसानों को और भी अधिक कर्ज साहूकारों से लेना पड़ा।
साहूकार और जमींदार की दोहरी मार से दबे किसानों ने कांग्रेस से अपील की। ये एक विडंबना ही थी कि किसानों के कष्टों को न तो जमींदारों ने समझा और न सरकार ने। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से उपजा आर्थिक संकट एक गंभीर चुनौती था। किसानों ने असंतोष को दिशा देने और ग्रामीण अंचलों में उन्हें संगठित करने का कार्य कांग्रेस ने किया, न कि किसान सभाओं ने। 1920 से 22 के आंदोलन की तुलना में ये एक बड़ा अंतर था। इस बार किसान सभाओं के माध्यम से संघर्ष करने की बजाय किसानों ने कांग्रेस के नेतृत्व में संघर्ष किया। जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है कि कांग्रेस इस उत्तरदायित्व को निभाने के 1930 से 34 में अधिक तैयार थी। उसने ग्रामीण अंचलों के महत्व को समझ लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ किसान संघर्ष को प्रेरित करने का कार्य भी किया। उत्तर प्रदेश में 1930 के आरंभिक महीनों में जो किसान आंदोलन शुरू किया गया उसे लगानबंदी आंदोलन कहा गया। ये 2 चरणों में कभी मंद गति से और कभी सक्रिय रूप से चलाया गया, लेकिन कभी भी ये 1920 से 22 के समान ऐसा प्रभावकारी आंदोलन न हो सका जिससे या तो जमींदार या सरकार चिंतित होती अथवा उन्हें कोई खतरा दिखाई देता। इन दोनों चरणों की विवेचना करके इसके वास्तविक स्वरूप को समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले ही लगानबंदी आंदोलन शुरू कर दिया गया। ये आंदोलन रायबरेली से प्रारंभ हुआ। यहाँ के संघर्ष की शुरुआत रफी अहमद किदवई ने मोतीलाल नेहरू की प्रेरणा से की। पृष्ठ 192। जवाहरलाल नेहरू ने रायबरेली में अनेक किसानों की सभाओं में भाषण दिए। फरवरी 1930 की उनकी जनसभाओं में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसान बढ़ाए गए लगान की अदायगी जमींदार को न करे। बाद में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने लगानबंदी के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसान लगान की अदायगी को रोक दें और जमींदार भी सरकारी को मालगुजारी न दें। अतः प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसी भी संभावित वर्ग संघर्ष से बचने के उद्देश्य से दोनों वर्गों को कर न देने का आग्रह किया था। लेकिन कांग्रेस का एक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। वो जमींदार और कांग्रेस को एक मंच पर न ला सकी। जमींदारों ने सरकार को मालगुजारी देने का सिलसिला जारी रखा। इसका अर्थ ये हुआ कि जमींदारों ने कांग्रेस के परामर्श की कोई परवाह नहीं की और उन्होंने सरकार के समर्थन से ग्रामीण इलाकों में अपना वर्चस्व बनाए रखने की नीति अपनाई। इसी के फलस्वरूप कांग्रेस भी धीरे धीरे अधिक जमींदार विरोधी होती गई। उसे आभास हो गया कि प्रांतीय सरकार का विरोध करने के साथ साथ जमींदारों का विरोध करना होगा। जमींदारों का साथ न देने से ये आंदोलन कर विरोधी आंदोलन की बजाय लगानबंदी आंदोलन हो गया। किसानों के समर्थन और सहयोग से यूपी के कुछ गिने चुने जिलों में प्रयोगात्मक रूप से इसे 1930 में चलाया गया। अपने पहले दौर में लगानबंदी आंदोलन उत्तर प्रदेश में कभी भी सक्रिय नहीं हो सका। फरवरी-मार्च 1930 में इसे शुरू कर दिया गया, पर इसी बीच अप्रैल में नमक कर आंदोलन का दौर चल पड़ा। इसके कारण कांग्रेस का पूरा ध्यान लगानबंदी आंदोलन से हटकर नमक सत्याग्रह पर लग गया। किसानों ने नमक सत्याग्रह में कोई रुचि नहीं दिखाई। अतः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रायः नगरों तक ही सीमित रहा। ये किसानों को आकर्षित नहीं कर सका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले दौर में काफी समय तक किसान तटस्थ ही रहे। 1930 के समाप्त होते होते किसानों को सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु प्रोत्साहित करने के प्रयास पुनः तेज किए गए, पर ऐसे प्रयत्नों के सफल होने के पूर्व ही गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हो गया। इससे कांग्रेस ने लगानबंदी आंदोलन को स्थगित कर दिया। मार्च से दिसंबर 1931 तक ये आंदोलन स्थगित रहा, परंतु प्रांतीय सरकार को ज्ञात था कि भविष्य में कांग्रेस इसे पुनः प्रारंभ कर सकती थी। जमींदारों ने सरकार के आग्रह करने पर भी किसानों को लगान की छूट उस अनुपात में प्रदान नहीं की जिस अनुपात में सरकार ने विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण मालगुजारी की दरें कम कर दी थीं। यही विवाद का मुख्य मुद्दा था। किसान चाहते थे कि आर्थिक मंदी के कारण उनकी लगान की मांग पर्याप्त कम कर दी जाए और आवश्यकतानुसार जमींदार लगान की वसूली स्थगित करें और बेदखली के मुकदमे दायर न करें। पर्याप्त विचार विमर्श के बाद भी कांग्रेस नेताओं और प्रांतीय सरकार के बीच हुई वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला। न तो सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय किए और न जमींदारों ने। परिणाम स्वरूप लगानबंदी आंदोलन का दूसरा दौर आरंभ करने का प्रांतीय कांग्रेस ने निर्णय लिया।
ये स्मरण रखना होगा कि यूपी के लगानबंदी आंदोलन को प्रारंभ करने का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया। जवाहरलाल नेहरू को ये स्पष्ट अनुमान हो चुका था कि सरकार और जमींदार की साठगांठ से किसानों को कष्ट से छुटकारा मिलने की संभावना नहीं थी। बातचीत के सभी प्रयास निरर्थक साबित होने पर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगानबंदी आंदोलन का दूसरा दौर आरंभ करने की घोषणा 5 दिसंबर 1931 को कर दी। अवध के रायबरेली और उन्नाव जिलों और आगरा क्षेत्र के इलाहाबाद और इटावा जिलों को लगानबंदी आरंभ करने हेतु चुना गया। इससे गांधी इरविन समझौते के अंत होने की नौबत आ गई। गांधी जी इस बीच द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। दिसंबर 1931 के समाप्त होते होते जब तक वे स्वदेश